हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस जनवरी 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। और इसमें हम 30 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो पिछले सीटेड पेपर में आ चुके हैं, और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर, तीसरा है चंडीगढ़। Which one of the following is not a union territory of India? Option 1 Ladakh, option 2 Jammu and Kashmir, option 3 Manipur, option 4 चंडीगढ़। तो साथ साथ में आप सही उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और आंसर भी मैच करते रहेंगे, और लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, मणिपुर। तो चलिए एक बार देखते हैं कि भारत का यूनियन टेरिटरी कौन कौन से है। तो टोटल आपके 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। पहले जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक ही में थे, फिर इसको अलग अलग कर दिया गया अक्टूबर 31 2019 को। ये अब दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। उसके बाद दिल्ली है, दादर और नगर हवेली एंड दमन दीव को भी मर्ज कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। उसके बाद पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये आपके 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? ऑप्शन 1 बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 असम और उड़ीसा, ऑप्शन 3 गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन 3 बिहार और बॉम्बे हाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? ऑप्शन 1 बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, ऑप्शन 3 गुजरात एंड तमिलनाडु, ऑप्शन 4 बिहार एंड बॉम्बे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन 1 मोहनचंद करमचंद गांधी, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 4 सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनचंद करमचंद गांधी, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन 4 सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला चैप्टर है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पौधों को सहारा देना, दूसरा है हुमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित या भंडारण करना, चौथा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य है। पहला ऑप्शन है केवल ए और बी, दूसरा ऑप्शन है केवल सी और डी, तीसरा ऑप्शन है बी सी और डी, और चौथा ऑप्शन है ए सी और डी। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट। ऑप्शन 1 गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ऑप्शन 2 टू प्रोवाइड ह्यूमस, ऑप्शन 3 टू स्टोर फूड, ऑप्शन 4 टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए सी और डी, यानी कि पौधों को सहारा देना, भोजन संचित या भंडारण करना, और चौथा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। टू गिव सपोर्ट टू प्लांट, टू स्टोर फूड एंड टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पोचमपल्ली इज अ टाउन ऑफ साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ी and for the special kind of view which is also called Pochampalli. This town is now a part of option कर्नाटक, केरला, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, तेलंगाना। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो पोचमपल्ली चैप्टर से लिया गया है, जो क्लास 5 चैप्टर नंबर 23, और चैप्टर का नाम पोचमपल्ली है।
अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन है गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन 2 आंवला, पालक और गुड़। ऑप्शन 3 आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन 4 बंद गोभी, आंवला और पालक। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल विच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। ऑप्शन 1 जैगरी, आंवला, टमाटो। ऑप्शन 2 आंवला, स्पिनच, जैगरी। ऑप्शन 3 आंवला, कैबेज, टमाटो। ऑप्शन 4 कैबेज, आंवला और स्पिनच। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, आंवला, पालक और गुड़, आंवला, स्पिनच और जैगरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऑप्शन है फाख्ता, कौवा, मोर। दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल। और चौथा ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध। आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड each member of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see. Option dove, crow, peacocks. Option 2 eagles, pigeons and parrots. Option 3 crows, kites, nightingales. Option 4 eagles, kite and vulture. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा, बाज, चील और गिद्ध। तो ये जो क्वेश्चन है एबीएस एनसीईआरटी कक्षा 4 चैप्टर नंबर 16 चू चू करती आई चिड़िया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा है उड़ीसा। Which one of the following state most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground on the strong bamboo pillars with sloping roofs? Option 1 Rajasthan, Option 2 लद्दाख, Option 3 असम एंड Option 4 उड़ीसा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा। असम में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो बांस के घर बनाते हैं, उनके छत जो होते हैं वो ढालू होते हैं और जो छत के खंभे होते हैं वो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और ये जो आपके चैप्टर लिया गया है वो एनसीईआरटी बुक के क्लास 3 चैप्टर नंबर 18 से लिया गया है, जिसका नाम है ऐसे भी होते घर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन 1 साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ऑप्शन 2 साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ऑप्शन 3 नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ऑप्शन 4 साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, दक्षिण पश्चिम एंड दक्षिण पूर्व। तो सबसे पहले पूछा है कि दिल्ली की सापेक्ष गुजरात कहाँ पर है और फिर पटना कहाँ पर है। चलिए हम मैप पर देख लेते हैं। तो ये हमारा दिल्ली है, मैप में देख सकते हैं ये हमारा दिल्ली है। तो दिल्ली में सबसे पहले पूछा गया है कि दिल्ली के सापेक्ष आपका गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है कहाँ पर है, और फिर बिहार पटना जो कि बिहार की राजधानी है वो कहाँ पर है। तो जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शा में ऊपर वाला सिरा नॉर्थ होता है, नीचे वाला सिरा साउथ होता है। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो भारत का जब नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शा के ऊपरा सिरा नॉर्थ होता है, निचला सिरा आपका साउथ होता है और ये वाला साइड आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। ठीक है,
तो दिल्ली के सापेक्ष गुजरात जो है वो कहाँ पर है, वो नीचे है, यानी कि दिल्ली से नीचे राज्य में है, तो वो साउथ है। और इस साइड में है, वेस्ट साइड में है। तो आपका जो गुजरात गांधीनगर है वो कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है। और बिहार जो है वो भी दिल्ली से नीचे में है, तो ये भी साउथ, और ये ईस्ट में है, तो ये साउथ ईस्ट में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो ये किसने किया था प्रयोग? ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन टू ग्रेगोर जॉन मेंडल, ऑप्शन थ्री जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन फोर चार्ल्स डार्विन। Which one of following did experiment with pea plants and found that pea plants has some traits which come in pairs such as rough and smooth, tall or short, yellow or green, etc. ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन टू ग्रेगोर जॉन मेंडल, ऑप्शन थ्री जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन फोर चार्ल्स डार्विन। इसका जो सही जवाब है वो दूसरा, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने आपका पी यानी कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लास 5 एनसीईआरटी बुक ईवीएस की क्लास 5 के चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है किसकी झलक किसकी छाप, से लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन 1 पदार्थ, ऑप्शन 2 प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन 3 चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ऑप्शन 4 चीज़ें कैसे काम करती है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका सही जवाब लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ 6 थीम सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005? ऑप्शन 1 मटेरियल, ऑप्शन 2 नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन 3 थिंग्स वी मेक एंड डू, ऑप्शन 4 हाउ थिंग्स वर्क। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ईवीएस में टोटल 6 थीम दिए गए हैं। पहला आपका थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत आपके 4 सब थीम बनाए गए हैं। पहला है रिलेशनशिप, दूसरा है वर्क एंड प्ले, तीसरा है एनिमल एंड चौथा है प्लांट। ये आपके सब थीम है। इसके बाद दूसरा जो थीम है वो है फूड, तीसरा है वाटर, चौथा है शेल्टर, फिफ्थ है ट्रेवल एंड से थिंग्स वी मेक एंड डू। क्वेश्चन है उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ऑप्शन 2 निर्णय वाले कथनों को लिखना, ऑप्शन 3 मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ऑप्शन 4 बच्चों की रुचियों और संबंध आदि का पहचान करना। इनमें से कौन सा सही है? 4 आपके ऑप्शन है, ए और बी सही है, दूसरा सी और डी सही है, तीसरा ए बी और सी सही है, या फिर चौथा ए सी और डी सही है। What should be avoided in anecdotal record? Identify mainly problematic situation. Option B making a statement of judgment. Option C identifying a strength and weakness. Option D identify child area of interest and relationship etc. तो 4 आपके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ए एंड बी, ऑप्शन 2 सी एंड डी, ऑप्शन 3 ए बी एंड सी, ऑप्शन 4 ए सी एंड डी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, ए और बी, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। ये दोनों चीज़ें आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करना चाहिए। ये नहीं वाला ऑप्शन आपका दिया है। आप नहीं वाले प्रश्न पर बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। दूसरा ऑप्शन है अगर योजनाओं में सभी विषयों को दूसरा ऑप्शन है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। हाउ विल यू प्लान फॉर integrated EVS classroom? Option 1 combine 2 or more subject areas into one lesson.
Option 2, separate all the subject into a different plans. Option 3, arrange separate teachers for science and social science. Option 4, arrange separate teacher specializing in environmental science. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, कॉम्बाइन वन और मोर सब्जेक्ट एरिया इनटू वन लेसन। अगला क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, ऑप्शन है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन 3, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन 4, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। Punit gave his class 5 learner an outline of human body and asked him to draw the digestive system before teaching chapter on food. Punit wanted to, option 1, test if learner could make label diagram. Option 2, elicit learners idea about digestion. Option 3, identify learners with good drawing skill. Option 4, evaluate learners on the process of digestion. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, एलिकेट लर्निंग आइडिया अबाउट डाइजेशन। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही है? तो ऑप्शन है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन 2, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन 3, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन 4, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट? ऑप्शन 1, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इज, पहला ऑप्शन है इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन 2, इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग timely action for enhancing learning. Option 3, it is to monitor a student progress. Option 3, any information on the learner of child can help informative assessment. इसका जो सही जवाब है वो होगा पहला, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो इसमें पूछा है रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो पहला आपका सही नहीं है। इट इज to be reported in every quarter of report card. अगला क्वेश्चन है, अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन 2, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। ऑप्शन 3, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। अस्मिता wanted to sensitize her learner about gender disparity and stereotypes related to work. What should Asmita choose to do in her class from the following suggestions? Option 1, present a student with a stereotypical model. Option 2, show flashcard of different kind of work. Option 3, ask only boys to sweep classroom daily. Option 4, invite a student mother to class who is an auto driver. इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। इनवाइट अ स्टूडेंट मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर। अगला आपका क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन है, उनकी कठिनाई का पता लगाने और उनके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दूसरा ऑप्शन है, किसी दूसरे बच्चे को उसके कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा ऑप्शन है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दे। तीसरा ऑप्शन उससे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। Samyan of class 5 usually does not do his given classwork. The best measure to address the situation could be to, option 1, talk to him to find his difficulty and adjust classwork accordingly. Option 2, make another child help complete his classwork. Option 3, talk to parents and counsel them.
ऑप्शन 4 गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपल होमवर्क। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, उसकी कठिनाई का पता लगाए और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। टॉक टू हिम टू फाइंड डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। अगला आपका क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का एक उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन 2, यह छात्रों के विचारों को जानने और उसे सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन 3 है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन 4, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। मुस्कान ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। ऑप्शन 1, prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in classroom? Option, she wanted to sensitize a student on the need to ban diesel vehicles completely in transportation. Option 2, it would help in knowing a student view and correcting them. Option 3, she wanted to sensitize a student on the advantage of using modern vehicle. Option 4, it helps a student in appreciating मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट व्यू एंड करेक्टिंग देम। अगला आपका क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 2, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 3, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप। ऑप्शन 1, द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स। ऑप्शन 2, द स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। ऑप्शन 3, रिकॉर्डिंग स्किल। ऑप्शन 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। अगला आपको क्वेश्चन है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन 1, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन 2, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन 4, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। The integrated nature of EVS help to option 1, reduce the curriculum load and introduce a specific topic. Option 2, reduce curriculum and help children to learn meaningfully. Option 2, follow children-centered approach and introduce large number of concepts. Option 4, learn from information and description provided. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। Reduce curriculum load and help children to learn meaningfully. अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन है, सहयोग। दूसरा है, न्याय के प्रति सरोकार। तीसरा है, समानता के प्रति सरोकार। चौथा है, अवधारणा मानचित्र। Which of the following is not a broad indicator of EVS assessment? ऑप्शन 1, cooperation। ऑप्शन 2, concern for justice। तीसरा है, कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड 4, कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा, कॉन्सेप्ट मैपिंग ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन 2 है, यह विद्यार्थियों को उसके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। या फिर चौथा, यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है।
अब इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है ए, बी और सी सही है, या फिर दूसरा ए, सी और डी सही है, तीसरा ऑप्शन केवल ए और डी सही है, और चौथा ए और सी सही है। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे। तब तक मैं इंग्लिश में भी आपको रीड कर कर इसका मतलब बता देता हूँ। देयर इज a paragraph in class 5 EVS textbook based on Alberoni observation of construction of ponds in India some thousand years ago. What would be the purpose of including this paragraph? Option 1, it helps learner to identify source of history. It helps learner to improve their recording of observations. Option C, it helps learner to appreciate technology present in India some thousand years back. Or D, it helps learner to appreciate the role of evidence in history. तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा ए, सी और डी, यानी कि आपके 3 सही है, एक आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपके क्लास 5 एवीएस एनसीईआरटी बुक के क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन 1, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। ऑप्शन 2 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 है उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। या फिर चौथा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। With over 50 students in her class, Vani wanted to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? Option 1, inviting resource person from community to demonstrate their skills. Option 2, encouraging group discussion. Option 3, using a smart classroom for relevant AV material. Option 4, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाई प्ले। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस। अगला आपका क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायक करते हैं। चौथा ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। Why does ICRA encourage a learner to read newspaper and magazine in EVS? Option 1, there are entertaining resources available. Option 2, this helps learner to engage with the real world. Option 2, this helps learner to become independent. Option 4, this help learners become competitive. इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक करते हैं। This help learner to engage with real world. अगला आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन 2 है ध्यान खींचने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है नियमों को बढ़ावा देने के लिए। चौथा है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईपीएस इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन 1, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ऑप्शन 2, ड्रॉइंग अटेंशन। ऑप्शन 3, प्रमोटिंग अधेरेंस टू रूल्स। ऑप्शन 4, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। अगला आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरान का अर्थ जंगल है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मिजोरम और चौथा है झारखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरांग इज जंगल? ऑप्शन 1,
असम, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 मिजोरम, ऑप्शन 4 झारखंड। तो इसका सही जवाब है चौथा झारखंड। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 5 चैप्टर नंबर 20 किसके जंगल ईबीएस एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर स्थित विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है 125 मीटर ठीक दक्षिण, दूसरा ऑप्शन है 100 मीटर ठीक पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 100 मीटर ठीक पश्चिम, या फिर चौथा 125 मीटर ठीक उत्तर। Your house is located at X and your school is located at Y. Although your school is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway in between. So you first go 125 meter due south, then cross 100-meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y which is 125 due north. With respect to a school, वाई योर हाउस एट एक्स इज। तो ये चारों ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। अब वो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे मैप में, इंडिया के मैप में ऊपर सिरा जो होता है वो नॉर्थ होता है, फिर आपका साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर आपका ईस्ट होता है। ये हमारा दिशा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका घर ये एक्स है और ठीक से आपने आपका बोल रहा है कि आपका विद्यालय और बीच में क्या है, राजमार्ग है। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले कह रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि बीच में बिजी राजमार्ग आपका है, गाड़ियाँ बहुत सारी चल रही है, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, ठीक पूर्व में सबसे पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं। तो दक्षिण यानी कि साउथ में, साउथ में यानी आप नीचे जाते हैं, कितना जाते हैं आप 125 मीटर आप साउथ में जाते हैं, ठीक है। साउथ में चले गए 125। फिर कह रहा है कि ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं, यानी कि अब ईस्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक सुरंग है, इसके बीच में आपका एक सुरंग है 100 मीटर का। इसके बीच में आपका 100 मीटर का क्या है, ये एक 100 मीटर का सुरंग है जो कि कहाँ पर है, ईस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकलते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। अब फिर कह रहा है कि अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे यानी उत्तर जाएंगे 125। तो यहाँ से आप चले और यहाँ ये रहा 125 नॉर्थ, ठीक है। तो आपका ये रहा वाई पर स्कूल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वाई से दक्षिण में चला 125 मीटर, फिर आपने 100 मीटर का एक ईस्ट में सुरंग पार किया, फिर यहाँ से उत्तर में 125 नॉर्थ पर गए जहाँ पर आपका स्कूल आ गया। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देंगे कि आपका विद्यालय कहाँ पर है, तो वो लिख देंगे 100 मीटर ठीक पूर्व में है, ये वाला आपका ऑप्शन टिक कर आ जाएंगे और फिर बाद में आंसर में मैच करेंगे। तो ये तो गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ पर है। तो प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही आंसर टिक करेंगे, नहीं तो आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका पेपर 1 जनवरी 2021 का है। तो बहुत सारे बच्चों ने 100 मीटर ठीक पूर्व पर क्वेश्चन किया था जो कि गलत था, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यालय वाई है आपका, वाई के सापेक्ष आपका एक्स घर कहाँ पर है। तो आपका घर कहाँ पर है, ये पश्चिम में है, ठीक है। घर कहाँ पर है, 100 मीटर
पश्चिम में है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ऑप्शन है 36.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 38.5 किलोमीटर पर आवर, 40.5 किलोमीटर पर आवर, या चौथा 42.5 किलोमीटर पर आवर। A boy boarded a train on 4th June 2020 at Nagarcoil for Madgaon. The train departed at 22:30 hour from the Nagarcoil and reached Madgaon at 4:30 hour on 6th June 2020. If the distance covered by the train during this time interval is 1145 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज नियरली। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा 38.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेन कब चली है। ट्रेन कह रहा है कि 4 जून 2020 को चली है, लेकिन कब चली है आपकी? 22:30। ठीक है, और पहुंची आपका ट्रेन कब है? वो पहुंची आपका 6 जून को। 6 जून को पहुंची है कितने बजे? 4:30 में। सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन निकाल लेंगे कि कितना समय चली है ट्रेन। तो 4 जून चली है, फिर 5 जून भी चली है, फिर 6 जून भी चली है। तो 4 जून को देखेंगे हम पहले कितना चली है। तो ये है आपका 22:30 और 24 घंटे के बाद आपका डे बदल जाता है। यानी कि ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो 4 जून को कितना चली है? तो 4 जून को मात्र चली है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट करेंगे तो डे आपका 5वां आ जाएगा। अब आते हैं 5 जून को कितना चली है? 5 जून को पूरा चली है, यानी कि पूरे 24 घंटे चली है। ठीक है, पूरे 24 घंटे चली है। और 6 जून को 4.5 घंटा चली है। तो अब तीनों का अगर हम जोड़ लेते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे 24 घंटा, फिर उसके बाद आपका 4.5 एक 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 घंटा, यानी कि टोटल 30 आवर्स जो है आपकी ट्रेन चली है। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे औसत चाल क्या होती है। 30 आवर्स चली है, अब हम निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल आपका होता है दूरी बटा में समय होता है, आपके औसत चाल का फॉर्मूला है। तो हमको करना कुछ नहीं, बस सिंपली हम फॉर्मूला पे डाल देंगे 1145 और कितना चलिए समय क्या है? 30 घंटा आपका है। और इसको हम कटाएंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 38.16 आएगा, जो कि नियरली आपका 38.5 किलोमीटर पर आवर के करीब है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा ऑप्शन है, नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा ऑप्शन है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है। चौथा ऑप्शन है, छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती है। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ये ध्यान रखेंगे ये सही नहीं ऑप्शन पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बी एंड bees? Option 1, every bee have one queen bee and lays egg. Option B, male bee are very important for the hives. Option 3, most of the bees in the hive are work bees. Option 4, there are only a few males in the hive. इसका जो इसमें पूछा है कि कौन सा आपका मधुमक्खियों के बारे में सही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेल्स बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिव्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 4 एनसीईआरटी बुक क्लास 4 के चैप्टर नंबर 5 अनीता की मधुमक्खियां से लिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि उस चैप्टर में मधुमक्खियों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है। तो ये आपका
तो ये आपका क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 अनीता की मधुमक्खियों का चैप्टर है। आप देख सकते हैं इसमें मधुमक्खियों के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालन भी। ये न हो तो न छत बने और न ही शहद इकट्ठा हो। छत के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया था कि नर मक्खियाँ खास होती है, लेकिन नर मक्खियाँ कुछ खास नहीं होती है। सारा काम जो होता है वो मजदूर मक्खियाँ करती है। अंडे देने का काम जो होती है वो रानी मधुमक्खी की होती है। हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कहाँ से लाए थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान से या फिर इंग्लैंड से। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से या फिर दक्षिणी अफ्रीका से। टुडे वी कैनॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। दिस वर ब्राउट टू आवर कंट्री बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका से आपका मिर्च आया था। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो क्लास 5 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 बीच 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 चैप्टर का नाम है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 बीच 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 चैप्टर का नाम है, वहाँ से ये आपके क्वेश्चन बना था। तो चलिए इम्पोर्टेंट नोट्स है ये हम लोग देख लेते हैं। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से भारत लाए थे। अब ये सारे भारत में उगाई जाती है। तो इस पर एक आपका कविता भी लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो सब्जियां हैं वो कहाँ कहाँ से आई है। तो इसको आप पूरा रीड करेंगे तो अच्छा मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में भी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका से मिर्च आया है। इसके बाद भिंडी और कॉफ़ी जो है वो अफ्रीका से आया है। इसके अलावा आपका गोभी और मटर आपका यूरोप से आया है। सोयाबीन जो है आपका चीन से आया है। इसके अलावा बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब हमारे देश में ही उगाए जाते थे। सब देसी चीज़ें हैं ये। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इस चैप्टर में। ये था ईवीएस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर जनवरी 2021 का रिवीजन हम लोग कर रहे थे। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप 7004305441 पर मैसेज कर दीजिए। आपको बाकी जानकारी नोट्स के बारे में वो वहीं पर दे दी जाएगी। नोट्स जो बनाए गए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बनाए गए हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया गया है। और आपका एग्ज़ाम भी देश चल रहा है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 7 दिन के बाद भी है फिर भी आप लेते हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका उपयोगी होगा ये नोट्स। और बहुत कम मिनिमम मार्जिन पर ही आपको ये नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।